चंदापुर नाम के गांव में लोग होते हैं साधारण और दिन धूप से भरा होता है। गांव के स्कूल के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान होती है, जिसके पास नीरज, एक स्कूल का चौकीदार, अपने बैग को लेके खड़ा होता है। पर तभी सामने से मनोहर जा रहा होता है। मनोहर होता है एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटर, पर होता है वो पूरा ईगो से भरा। उसका चेहरा नीरज को देखते ही टाइट हो जाता है, जैसे हर वक्त किसी की गलती पकड़ने के लिए तैयार हो। ये क्या पहना है नीरज? ये रंग कौन सा है? तुम भूल गए क्या? सिर्फ ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहननी है। सर, ये वाली तो मैंने नई सिलवाई है। कपड़ा सस्ता पड़ रहा था, पर डिजाइन वही है। रंग थोड़ा हल्का है बस। डिजाइन वही है और लोगो कहाँ है? कॉलर पे वेंडर का टैग कहाँ है? ये लोकल सिलाई चलती नहीं यहाँ, समझे तुम? सर, कपड़ा मंदिर के पास से लिया है। घर में पैसे नहीं थे तो वेंडर से लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। माँ की दवाइयाँ चल रही हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं बन रहे थे। तुम्हारा घर का बजट यहाँ थोड़ी चलेगा। यहाँ सिर्फ रूल चलता है, रूल, समझे? जो बोला गया है वही किया करो। सर, मैंने तो ड्यूटी भी मिस नहीं की अभी। 5 साल से टाइम पे आया हूँ। सिर्फ इस शर्ट के रंग की वजह से आप मुझ पे चिल्ला रहे हो? शर्ट की रंग की वजह से नहीं, एक डिसिप्लिन होता है स्कूल में। यूनिफॉर्म शुरू से पहनी जाती है। और तुम ऐसे मूर्खों वाली बात कर रहे हो मेरे सामने। चलो घर जाओ, जब तक यूनिफॉर्म सही नहीं, ड्यूटी सही नहीं। पर सर, इस महीने की सैलरी तो नहीं कटेगी ना? सैलरी की बात है बाद में। तुम चुपचाप घर पे बैठो। स्कूल के गेट पे कोई लोकल कपड़े पहन के भला कैसे खड़ा हो सकता है? तुम ही बताओ, मूर्खों वाली बातें कर रहे हो। प्लीज सर, ऐसा मत करो। ये बोल के नीरज कुछ बोल नहीं पाता, बस अपनी आंखें छुपा के चुपचाप चला जाता है वहां से, अपना दर्द छुपाए हुए। शाम को नीरज अपने दोस्त भास्कर के घर जाता है। भास्कर उसका बचपन का दोस्त होता है, एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है। दोनों छत पे बैठ के आराम से बात कर रहे होते हैं। ले भाई, पहले ये ले। तेरा चेहरा पूरा झूला हुआ लग रहा है। अरे क्या बोलूं भाई, शर्ट का थोड़ा रंग गलत हो गया, इसलिए मुझे घर भेज दिया। अरे यार, ये भी कोई भला बात हुई? शर्ट थोड़ी काम करती है, आदमी काम करता है। भले ही शर्ट का रंग काला, पीला, नीला कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तू नहीं समझेगा यार, मनोहर जी बोल रहे थे सिर्फ वेंडर वाली शर्ट अलाउड है। ना कॉलर पे लोगो था, ना ही कोई टैग। मुझे लगा वहीं पे मुझे नौकरी से ना निकाल दें। अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। नौकरी से कैसे निकाल देंगे? मेरा भतीजा जो उनके नीचे काम करता है, उसको बोला था 200 रुपए के सॉक्स पहनने के लिए, और ऊपर से नए सॉक्स खरीदने के लिए। अब भला इतने महंगे मोजे कोई क्यों खरीदेगा? और ऊपर से ये भी बोला कि किस वेंडर से खरीदना है। इतना पैसा सिर्फ सॉक्स में? हमारे यहाँ तो एक हफ्ते का राशन आता है 200 रुपए में। इन लोगों के लिए गरीबी बस एक नंबर है, डिस्क्वालीफाई करने के लिए, किसी को नौकरी से निकालने के लिए। समझ रहे हो? तुम जैसे लोगों को नीचा दिखाकर उनका काम बनता है, और हम बस ये चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। अरे नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, पर इसके खिलाफ बोलेगा कौन? बोलेगा तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, और अपनी भला गर्दन कौन डालना चाहेगा सूली पर? ये तो बात सही है, पर दूसरों को भी तो इस बात से बुरा लगता है। उसका क्या? अरे उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब भला कौन बने बलि का बकरा? इससे अच्छा चुपचाप हाँ में हाँ मिलाते जाओ, और जो बोला है वही करते जाओ। कुछ तो करना पड़ेगा। आवाज किसी को तो उठानी ही पड़ेगी। मैं तो यही बोलूंगा कि आवाज उठाने के पहले 2 बार सोचना, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा बहुत होता है और ये कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। पर सिर्फ एक आवाज से क्या बात बदलेगी? अरे आवाज से कुछ बात बदले ना बदले, खामोशी से तो ये बेटर ही है ना, कि कुछ बात बन रही है। अगर चुप रहेगा तो तेरे जैसे कितने सारे और नीरज बनेंगे, जो ऐसे मनोहर लाल जी के जूतों के नीचे कुचले जाएंगे। ये बात सुन के नीरज थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है भास्कर की बात काफी सही थी, और उसको इस बारे में सोचना चाहिए। अगली सुबह गांव के कुएं के पास एक औरत होती है, जो नीरज के रास्ते आ रही होती है। वो उसे देख के हाथ हिलाती है और उससे बात करने के लिए रुक जाती है। अरे नीरज बेटा, तुम्हारे काम की छुट्टी हो गई क्या?
नहीं नहीं काकी, वो क्या है ना, मनोहर जी ने मुझे काम से निकालने की धमकी दी है। कहा मेरी शर्ट का रंग थोड़ा हल्का है, तो इसी बात से मुझे धमकी दे रहे हैं कि मुझे काम से निकाल देंगे, और आज मुझे जल्दी छोड़ दिया। अरे वो मनोहर तो है ही ऐसा, उसने पहले भी मेरे पोते के बैग की वजह से उसको फेल कर दिया था। बोला था ये बैग कहाँ, ये तो झोला है झोला, प्रॉपर स्कूल बैग लाओ तभी बात बनेगी। मतलब बैग ना लाने की वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया? अरे स्कूल से नहीं निकाला, एग्जाम में फेल कर दिया। बोला या तो क्लास रिपीट करवाओ या फिर कोई दूसरा स्कूल ढूंढ लो। अब हमारी भी तो मजबूरी ही रह गई इस बात से। ये तो बहुत गलत बात है, नए बैग खरीदने में तो बहुत पैसे लग जाते। तो आपने क्या किया? अब हम क्या ही करते बेटा, 500 रुपए का नया बैग लेना पड़ा। मेरी पेंशन का आधा पैसा उसी में चला गया। ये तो बहुत अत्याचार है काकी। एक बच्ची थी, उसकी माँ कहती थी कि उसके स्कूल में उसने ढंग की चप्पल नहीं पहनी, तो इसी बात से उसे स्कूल से ही निकाल दिया। चप्पल की वजह से स्कूल से निकाल दिया? अब इंसान को कपड़ों में तोला जाता है क्या? वही तो, गरीब की क्या गलती, ये नहीं कि वो काम नहीं करते, गलती है कि वो सही ब्रांड के कपड़े नहीं पहनते। सबका डर अलग है, लेकिन आदमी एक ही। लगता है पूरे गांव में परेशानी का पेड़ एक ही है, और इस पेड़ को हमें जड़ से निकालना पड़ेगा। तू सिर्फ अपने लिए नहीं उस पेड़ को निकालेगा बेटा, तू पूरे गांव के लिए उस पेड़ को निकालेगा। नीरज की आंखों में एक चिंगारी हो जाती है कि वो गांव के लोगों के लिए लड़े, उनके लिए कुछ सही करे। पर यही देखने वाली बात होती है कि क्या मनोहर जी मानेंगे ऐसे काम को ठीक करना। 2 दिन बाद स्कूल के गेट के पास सब तैयारी में लगे होते हैं, बच्चे स्कूल आ रहे होते हैं और पूरा गांव चल रहा होता है। तभी नीरज पहुंचता है मनोहर जी के पास अपनी वही पुरानी यूनिफॉर्म और पुराने कपड़ों में, देखने के लिए कि आज मनोहर जी क्या बोलेंगे। अबे तू फिर आ गया ऐसे पुराने कपड़े पहन के? तुझे एक बार में बात समझ नहीं आई थी क्या? मनोहर जी एक बात पूछनी थी। बता क्या बात पूछनी है बेवकूफ बालक? मुझे ये पूछना था सर कि ये कपड़ा है, कपड़ा तो सिर्फ धागा और रंग और सिलाई होता है, और उसके लिए एक पूरी जिंदगी तबाह करना, क्या ये सही बात है? कपड़ा इम्पोर्टेंट है नीरज, ये हमारे स्कूल को आइडेंटिटी देता है। पर अगर आइडेंटिटी सिर्फ कॉलर और टैग से है तो इंसान की क्या जरूरत? जो काम होता है वो आखिरकार इंसान ही तो करता है। सिस्टम है ये, तू बदल नहीं सकता। मैं नहीं बदलना चाहता, पर मैं चुप भी नहीं रहने वाला। काकी का पोता, भास्कर का भतीजा, वो छोटी बच्ची, सब तुम्हारा एक सिग्नेचर है जो तुमसे परेशान हो चुके हैं, और इसके खिलाफ मैं खड़ा होना चाहता हूँ। तो तू क्या करेगा? याद रखियो, अगर तूने अपना मुंह खोला तो तुझे गाड़ी से कुचल दूंगा। नहीं नहीं, मैं तो भला क्या ही कर पाऊंगा, पर मैं इन सब की आवाज बन के एक सही आवाज बनना चाहता हूँ, जो पूरे गांव को सही रास्ता दिखाए। अबे अगर तू ज्यादा बोलेगा तो तुझे गाड़ी से कुचल दूंगा और तेरी लाश को पानी में फेंक दूंगा, समझा? तेरी जगह मैं एक नया गार्ड ले रहा हूँ जो स्कूल के कपड़े पहने, और ताकि उसे पता रहे जो करना है वही करे, तेरे जैसे ज्यादा बड़बड़ ना करे। ये बोल के बेचारी नीरज को काम से निकाल दिया जाता है। नीरज के दिन खराब होते हैं, और 3 दिन बाद उसके बलदेवपुर नाम का एक गांव होता है जहाँ के लोग आलसी होते हैं, और काम वहाँ काफी धीरे चलता है। उसी गांव में एक दिन धूप बहुत तेज होती है। उसी गांव के चौराहे पे लाल भगत ने एक नए ताले के साथ कुएं पे कंट्रोल जमा लिया होता है। रघु अपनी माँ के लिए पानी मांग रहा होता है, और सब लोग सिर्फ देखते रहते हैं। बेचारे की माँ बेहोश हो गई होती है घर में, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाला जी, माँ को चक्कर आ गया है, घर में पानी की एक बूंद नहीं है, एक लोटा दे दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ। लोटा? पैसे लाए हो? मैं मैं आज पैसे नहीं दे सकता, कल दे दूंगा, बस माँ के लिए थोड़ा पानी मिल जाता तो। जब तक माँ रही ना रही मुझे क्या, मुझे पैसे चाहिए। बूंद बूंद पे लिखा है पीने वाले का नाम, और उस नाम के सामने लिखा है एक इनाम जो है 5 रुपए। तुम 5 रुपए दो और पानी ले जाओ। अरे ये तो गांव का कुआं है ना, बचपन से सब यहीं से पानी पीते आ रहे हैं। अब गांव का नहीं रहा, रजिस्ट्री के कागज है मेरे पास, जमीन मेरी।
हुआ मेरा। अरे जमीन आपकी हो सकती है, लेकिन पानी पर कौन हक जताता है? मैं जताता हूँ हक, और जिसने रोका मुझे उसका मुंह सूख गया। तेरे जैसे भिखमंगे लोग सिर्फ चिल्लाते हैं, पानी की कदर नहीं करते। ये कदर नहीं करते कि ये जमीन किसकी है। मेरी माँ अंदर पड़ी है, होश में नहीं है। आप इंसानियत के नाम पे थोड़ा पानी दे दो। इंसानियत से घर नहीं चलता बेटा, पैसा बोलता है, और पानी पे पैसा लिखा है। और अगर पैसा हाथ की मेल है तो उसे पानी से धोना सिर्फ मेरा हक है। आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं तो मौका दे रहा हूँ, पैसा दो, पानी लो। बिजनेस है बिजनेस, ये कोई एनजीओ नहीं। आपको शर्म नहीं आती? शर्म और व्यापार एक साथ नहीं चलते। जाके इलाज देख अपनी माँ का। पानी चाहिए तो दाम चुकाना पड़ेगा। यहाँ हर चीज की कीमत होती है। आप एक दिन अकेले रह जाओगे और तब पानी भी रोएगा आपके गले के लिए। अबे जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। ये बोल के बेचारा लाल भगत, ये बोल के बेचारा रघु चुपचाप वहां से चला जाता है। बेचारे के नसीब में पानी तो होता नहीं। पर शाम उसका एक दोस्त वही कोने पे बैठे उससे मिलता है और उससे बातें करता है। और भाई चुपका समय पानी ले आया हूँ, तेरी माँ के लिए काफी होगा। बहुत संभल के चलना पड़ा था, तू पकड़ा तो नहीं गया ना? लाला कुछ भी कर सकता है, मार भी खानी पड़ सकती है। मार से ज्यादा बुरा है चुप रहना। तू बोल रहा है इसलिए मुझे में हिम्मत आ रही है। पर सब लोग तो चुप ही है, किसी ने कुछ नहीं कहा। डरे है सब यार। कल पिंटू को डंडे से इसलिए धोया क्योंकि उसने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी मांग लिया था। बेचारे को तब तक मारा जब तक वो रो नहीं पड़ रहा था। उसको तो भगा भगा के डंडे मारे हैं। मुझे लग रहा था कि गांव साथ देगा, दे रहा है लेकिन छुप के। रमेश काका के 3 दिन से घर में पानी पीने को आया ही नहीं। अपना ही पानी बचा बचा के काम चला रहे हैं। सब ही परेशान है यार। तो फिर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे क्योंकि उन्हें लगता है तू बोलेगा। तू तो कभी नहीं डरता, उन सबको तेरे पे भरोसा है। तेरे कहने से शायद कुछ ही हिले, क्या पता उसी से काम हो जाए। और एक आवाज क्या ही असर कर पाएगी? अरे असर तभी करेगी जब पहली आवाज उठेगी ना। तू रुक मत, हम हैं तेरे साथ। बस दिखाई नहीं दे रहा है और सुनाई नहीं दे रहा है, और मन में हम बिल्कुल तेरे ही साथ हैं। डर मत भाई। वो कहता है तो तेरी बात मान लेता हूँ, और पानी के लिए धन्यवाद, वरना तो मैं ऐसा ही मर जाता। ये बोल के रघु को पता चलता है कि उसका दोस्त और पूरा गांव बेचारे काफी परेशान है लाला की इन हरकतों से। ये बोल के अगले दिन कुएं के पास सावित्री चाची एक पत्थर पे बैठी होती है। आंखों में थकान होती है, और बेचारा रघु उनके पास जाता है और उनके दर्द भरी कहानियां सुनता है। चाची आप अकेले बैठी है, धूप ज्यादा है यहाँ। अरे धूप तो अंदर भी है बेटा, आजकल तो ये छाँव भी चला जाती है। आपने भी लाला से पानी खरीदा था। एक बार 2 लोटे खरीदने के लिए मुझे अपने घर के गहने बेचने पड़े। घर का गहना बेचना पड़ा। वो तो आपके शादी के दिन के लिए थे, याद है? अब क्या करती, घर में पानी की जरूरत थी और पानी हो गया था खत्म। उसी में अब मुझे कुछ करना पड़ा। जो कुछ कीमती है, लाला ने बोला जो कीमती है घर में ले आओ, तो मेरे पास चॉइस ही क्या थी। अरे चाची मुझे माफ करिए, मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ इस दर्द में, और अब तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा ही गांव जूझ रहा है इससे। कोई अकेला नहीं है बेटा, पर सब अपना दर्द छुपा के जी रहे हैं। रामू की माँ रोजी रोटी पे है, लेकिन लाला से पानी लेने जाती है। कौन करे ये संघर्ष हर दिन, जब जीने में ही हर दिन लड़ाई हो जाए। अरे तो सब क्यों हार मान के बैठ गए हैं? सब बस रुके हुए हैं, किसी के इंतजार में। शायद कोई आए, किसी में दम हो बोलने का। वो बोल उनकी आवाज जो बोल नहीं सकते, क्योंकि अब तू ही कुछ कर सकता है बेटा। अगर बोलने से कुछ नहीं बदला तो
कम से कम तुम खुद से शिकायत तो नहीं करोगे? ये सुन के रघु की आंखें भर जाती हैं। अगले दिन गांव में कुएं के सामने रघु आके खड़ा होता है लोगों के सामने। वहां पर वहां पर लाल भगत होता है। उसे पता होता है कुछ तो चल रहा होता है और वो कहता है आज देखा ही जाए क्या होने वाला है। लाल भगत, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। अब बोलने का वक्त आ गया है। ओहो, महात्मा आ गए। बोलिए क्या आशीर्वाद देना चाहते हो? ये कुआं हम सबका है। तुमने इसमें ताला मार के सबसे पानी छीन लिया है, गांव का अधिकार छीन लिया है। तुम्हें कोई हक नहीं है गांव वालों पे ऐसे राज करने का। जमीन मेरी, रजिस्ट्री के पेपर चेक कर ले, कानून के हिसाब से सब ठीक है। अरे कानून के हिसाब से सब ठीक होगा, लेकिन जमीन के हिसाब से बिल्कुल नहीं। तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तुमने सबकी नाक में दम कर रखा है, लोगों से उनके गहने बिकवा दिए, उनकी गाय बकरी बिकवा दी, और अब तुम उन सबकी इज्जत लूट रहे हो। अरे इज्जत कहाँ लूट रहा हूँ, मैं बस जो पानी देता हूँ उसके लिए पैसे ही तो मांग रहा हूँ। ये तो हर जगह होता है, इसमें कौन सी नई बात है? लगता है तुम शहर होके नहीं आए। तुम छोटी सोच वाले कभी मेरे बड़े प्लान समझ नहीं पाओगे। और वैसे भी मैं तो सेवा कर रहा हूँ, दुकान की तरह। पैसे दो और ले जाओ पानी। सेवा नहीं, शोषण कर रहे हो। एक दिन सब याद रखेंगे, लाल भगत जिसने पानी को भी बेच दिया। और यही याद रखेंगे कि रघु जो बहुत चिल्लाया उसका खात्मा कैसे हुआ। ज्यादा बोलोगे तो मैं ट्रक से कुचल दूंगा, समझे बच्चू? गांव वालों तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे गांव वाले क्या बोलेंगे, वो लोग तो पैसे दे के पानी पीते हैं। तुम ही हो जो बस मेरी नाक में दम कर रहे हो। पैसे मांगने में गलत बात क्या है? जमीन मेरी है और मैं पानी को साफ करके भी तो देता हूँ। ऐसा तो नहीं सीधे कुएं से पानी निकाल के तुम्हें पिला देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ पानी बिक रहा है, कल हवा बिकेगी, फिर भी सब चुप रहेंगे क्या? अरे हवा बिकने में भी गलत क्या है? सबको सबको इस बात की आदत हो गई है। गांव की यादें बिकती हैं, लोग नहीं। एक दिन ये कुआं सूख जाएगा, तब तुम्हारे पैसे भी से भर नहीं पाएंगे इस खाली कुएं को। तब तक मैं एक नया कुआं खरीद लूंगा और ऐसे करके हर गांव में एक कुआं खरीद लूंगा। और ये बात याद रखूंगा कि तुमने आके मुझे एक दिन रोकने की कोशिश की थी। अरे भाई मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझसे पानी मांगने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, एक बात, ये बोलते बोलते मेरा गला सूख गया। एक गिलास पानी मिलेगा कि नहीं? अबे बेवकूफ आदमी, तेरे को बात समझ नहीं आती क्या? ये बोल के लाला भगत और रघु के बीच में लड़ाई हमेशा चलती रहती है। पर क्योंकि लाला भगत के पास सारे कागज होते हैं तो बेचारा रघु कुछ कर नहीं पाता। 3 दिन बाद रघु बेचारा जब घर जा रहा होता है तो उस पे एक ट्रक चढ़ जाता है और बेचारे की वहीं मौत हो जाती है। गांव वाले दुख मनाते हैं और कुछ दिन बाद वापस पानी के लिए पैसे देने लगते हैं।